पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का मतलब क्लास में कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाना? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का मतलब क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना। नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं होता। अगर आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करना है तो ही आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के बारे में सोचे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हमेशा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब आता है सेकेंड पॉइंट। अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करना है तो टैग कौन सा लगेगा? अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करना है तो टैग लगेगा कंस्ट्रक्टर डैश आर्ग, और ये भी प्रॉपर्टी की तरह बीन का चाइल्ड टैग है। ये भी प्रॉपर्टी की तरह बीन का चाइल्ड टैग है। इसका मतलब आज से बीन के हो गए दो चाइल्ड टैग। या तो आप बीन लिखकर बीन के अंदर ऐसा चाइल्ड टैग लगाइए विच इज प्रॉपर्टी, जो आप पिछले एक वीक से कर रहे हैं, या फिर आप बीन टैग लिखकर बीन के अंदर ये वाला चाइल्ड टैग लगाइए विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर डैश आर। दोनों के बारे में एक एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी टैग लगाते हैं तो क्लास में क्या होना चाहिए? अगर आप प्रॉपर्टी टैग लगाते हैं तो क्लास में सेटर होने चाहिए, कंपलसरी है। और अगर आप कंस्ट्रक्टर आर्ग लगाते हैं तो क्लास में क्या होना चाहिए? क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। सिर्फ कंस्ट्रक्टर से बात नहीं बनेगी, कंस्ट्रक्टर को करना पड़ेगा आपको पैरामीटराइज्ड। हुआ क्लियर? बात समझ आई है ना? अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर आर का सिंटेक्स क्या होता है स्प्रिंग के अंदर। यह है कंस्ट्रक्टर आर का सिंटेक्स। इसमें दो एट्रीब्यूट आपके जाने पहचाने हैं, बहुत अच्छे से आप इनको प्रॉपर्टी टैग में देख चुके हैं, और वो है वैल्यू और रेफ। यहां भी ये वही करेंगे जो वो प्रॉपर्टी टैग में करते आए हैं। वैल्यू से किसको इंजेक्ट करोगे आप? वैल्यू से अपन इंजेक्ट करेंगे प्रिमिटिव वैल्यू को। और रेफ से किसको इंजेक्ट करोगे आप? रेफ से हम इंजेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। अगर आपको डिपेंडेंसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंटेन करवानी है तो आप यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर आर्ग में रेफ नाम का एट्रीब्यूट। अगर आपको डिपेंडेंसी इंट या स्ट्रिंग या फ्लोट या डबल से मेंटेन करानी है तो आप यूज करेंगे वैल्यू एट्रीब्यूट। रहा सवाल इन दोनों का क्या रोल है सर? तो इन दोनों का रोल है स्प्रिंग को गाइड करना कि अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं, अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं तो फिर उनमें से किसको कॉल करना है। मतलब ये दोनों स्प्रिंग की मदद एम्बिग्विटी को सॉल्व करने में करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो? है? तो एक साथ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर तो स्प्रिंग कॉल करेगा नहीं। अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है तो वो किसी एक कंस्ट्रक्टर को चूज करेगा, और उस कंस्ट्रक्टर को सेलेक्ट करने में ये दोनों स्प्रिंग की हेल्प करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या होगा इनका केस, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डीआई में यही होने वाला है। जितना इजी प्रॉपर्टी से सेटर था, प्रॉपर्टी से डीआई था, उतना ही मजेदार, उतना ही चैलेंजिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू डीआई करना होता है। सबसे पहले आप इन चारों के बारे में पढ़ लें। ठीक है, डिस्कस अभी हम इंडेक्स और टाइप नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं वैल्यू और रेफ की। धीरे धीरे मैं इंडेक्स और टाइप पे भी आपको लेकर जाऊंगा। क्लियर है तो क्लियर लिख दें, कोई डाउट है तो लिख दीजिए डाउट। सही है ना? अब एक और जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ऐसा बनाया है जो तीन पैरामीटर ले रहा है ना, मान लीजिए आपकी ईएमपी क्लास है और आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है जो तीन पैरामीटर ले रहा है, तो याद रखिएगा हर एक पैरामीटर के लिए आपको एक कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग लगाना पड़ेगा। हर एक पैरामीटर के लिए आपको एक कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग लगाना पड़ेगा। तो इस केस में कितने कंस्ट्रक्टर आर्ग लगेंगे? इस केस में तीन कंस्ट्रक्टर आर्ग लगेंगे। और मैं दो लगाऊं तो, मैं दो लगाऊं तो स्प्रिंग दे देगा एक्सेप्शन। मैं दो लगाऊंगा तो स्प्रिंग दे देगा एक्सेप्शन। इसका मतलब अगर कंस्ट्रक्टर में चार पैरामीटर हैं, 10 पैरामीटर हैं, तो जितने पैरामीटर उतने कंस्ट्रक्टर आर्ग लगाना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल उतने कंस्ट्रक्टर आर्ग लगाना कंपलसरी है। अगर कंस्ट्रक्टर आर्ग आप नहीं लगाएंगे तो नहीं समझ में आएगा स्प्रिंग को कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। यही इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे लिखा है, पढ़ लीजिए। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, तो आपको एक और डिफरेंस समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टर आर के बीच में। सोचिए अगर मेरी क्लास के अंदर तीन सेटर मेथड्स हैं, अगर मेरी क्लास के अंदर तीन सेटर मेथड्स हैं और मैंने दो ही प्रॉपर्टी टैग लगाए हैं, तो क्या कोड चलेगा?
बिल्कुल चलेगा। जो प्रॉपर्टी टैग मैं भूल जाऊंगा वो वाला मेंबर डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, होगा ना। लेकिन अगर मेरी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो 3 पैरामीटर ले रहा है, तो ये कंपलसरी है कि मैं कंस्ट्रक्टर आर्ग यूज करूं ही करूं। तो क्या मैं ये मान लूं कंस्ट्रक्टर आर्ग ज्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू प्रॉपर्टी टैग? यस, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी टैग। क्लियर हुआ? चलें आगे। चलिए, अब शुरू करते हैं विद वेरी फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, कोड मैं लिखूंगा, आउटपुट प्रिडिक्ट करना आपका काम। फिर धीरे धीरे आपका ये कोड थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज आर स्प्रिंग कोर एग्जाम्पल 13। शुरुआत सबसे पहले बीन बना के करते हैं, और बीन होगा हमारा स्टूडेंट बीन। सो मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई। ठीक है, अंदर इसके मैंने सिर्फ एक इंस्टेंस वेरिएबल रखा। वी आर स्टार्टिंग विद अ सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल, फिर धीरे धीरे इसको एक्सपैंड करते हैं। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक पैरामीटर का मैं बना रहा हूं, जो पैरामीटर में नाम लेगा। तो ये रहा मेरा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, गौर कीजिएगा। कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, जो पैरामीटर में नेम ले रहा है और नेम से नेम को इनिशियलाइज कर रहा है। अंदर मैंने कह दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंस्ट्रक्टर एस टी आर कॉल्ड। इससे आपको ये पता चलेगा वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है जिसका पैरामीटर स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक सेटर और एक गेटर बना दिया फॉर नेम। स्टूडेंट क्लास क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बना दिया है। इसका काम मेरे लिए कंस्ट्रक्टर करेगा, फिर भी मैंने सेटर बना दिया है। चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं। उसके बाद इन तीनों को अपन ड्रॉप करते हैं, तो ये डिलीट हो गई। ठीक, उसके बाद अपन चलते हैं रिसोर्सेस के अंदर। ये हमारा रिसोर्सेज है, बीन कॉन्फ। बीन कॉन्फ के अंदर ये सब हटा देते हैं। ठीक, अब इसकी जगह एक नया बीन टैग। नया बीन टैग होगा हमारा क्लास इज इक्वल्स टू इन डॉट एस सी एल आई डॉट स्टूडेंट। वेरी गुड। ठीक, और इसके बाद इसकी एक आईडी दे देता हूं मैं। आईडी दे देता हूं मैं STOBJ1। ठीक है, अगर मैं इतना ही रखूं इस कोड को तो क्या होगा? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? अगर मैं इस कोड को इतना ही रखूं तो क्या होगा? कोड काम करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कोड थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। यही तो मैं समझा रहा था, आप समझे नहीं। ये बताओ आपकी क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हैं? 2 कंस्ट्रक्टर हैं। दूसरा कौन सा है ऋषिकेत? हमारी क्लास में एक ही डिफॉल्ट। तो हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो डिफॉल्ट तब भी रहता है। फिर एक ही कंस्ट्रक्टर है ना, और वो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड। क्या ये बात गारंटीड है कि जब जब जावा में ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? है ना। तो जब स्प्रिंग इस लाइन पे आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तो वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करेगा कि नहीं? करेगा। क्या इस कंस्ट्रक्टर को वो बिना कंस्ट्रक्टर आर्क के कॉल कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो फिर वो दूसरा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, और वो दूसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा? डिफॉल्ट या नॉन पैरामीटराइज्ड? है आपकी क्लास के अंदर डिफॉल्ट या नॉन पैरामीटराइज्ड? नहीं है। स्प्रिंग दे देगा एक्सेप्शन। इसलिए मैंने कहा
अगर आपकी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो क्या करना कंपलसरी है? तो क्या करना कंपलसरी है? जवाब है कंस्ट्रक्टर आर्ग देना कंपलसरी है। समझ आ रहा है? अच्छा, दूसरा सवाल। अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी टैग लिख दूं तब अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी टैग लिख दूं तब क्या ये सेटर कॉल करके डीआई नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तभी भी नहीं होगा। कारण क्या आपको लगता है कि कंपाइलर या स्प्रिंग सेटर से पहले कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा? करेगा। 100% करेगा। बिना कंस्ट्रक्टर के तो जावा में ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता ना। और क्या आपने कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में एक्सएमएल में कोई सपोर्ट दिया है? नहीं दिया है। तो कोड चलेगा ही नहीं। है ना? तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए मैं जानबूझ के इस गलत कोड को पहले रन कर रहा हूं। लेट्स सी क्या होता है अगर हम अपनी मेन क्लास में जाते हैं और मेन क्लास में जाकर हम यहां पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं बाय राइटिंग स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू कंटेनर डॉट गेट बीन, और गेट बीन में हम लिखते हैं स्टूडेंट डॉट क्लास। एक ही स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो ये वाले गेट बीन से वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा, है ना? और यहां पर मैंने कहा नेम कोलन प्लस बीन्स मिस हो गया है। कहां पर? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इन डॉट एस लाइव डॉट बीन्स डॉट स्टूडेंट। और यहां मैंने कह दिया है नेम प्लस एस डॉट गेट नेम। ये मैंने गेटर कॉल कर लिया। ठीक है। लेट अस सी जावा क्या करती है। ठीक है, कहीं कोई सिंटेक्स एरर आती भी तो दिख नहीं रही है। कोड बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है अपन को। कंट्रोल शिफ्ट ओ से मैंने अनयूज्ड इंपोर्ट सारे हटा दिए, प्रोग्राम को सेव कर दिया, कहीं कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। पर जैसे ही आप इस कोड को लॉन्च करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखिए जरा स्प्रिंग क्या कह रहा है। स्प्रिंग साफ साफ कह रहा है कि वो क्या नहीं बना पा रहा है, वो बीन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है भाई बीन क्रिएट? थोड़ा आगे बढ़िए। तो वो कह रहा है मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। कौन नहीं मिल रहा है उसको? नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाउंड। तो आ रहा है समझ? तो अभी तक क्या हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था? यस, हमें मालूम नहीं चल रहा था अभी तक वो कॉल हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कंस्ट्रक्टर हो गया है पैरामीटराइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो आपको एक्सएमएल में कंस्ट्रक्टर आर्ग लिखना पड़ेगा। हुआ क्लियर? गुड। तो अब यहां आइए, यहां आकर लिखिए कंस्ट्रक्टर आर्ग। ठीक है, क्या पास करेंगे? रेफ के वैल्यू। क्या पास करेंगे? रेफ के वैल्यू। तो जवाब है वैल्यू। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग ये मानकर चलता है कि स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव की तरह बिहेव करती है। स्प्रिंग ये मानकर चलता है कि स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव की तरह बिहेव करती है ना? कंस्ट्रक्टर आर की कोई बॉडी नहीं है, तो फॉरवर्ड स्लैश से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो क्या अब ये कोड चल जाएगा? यस, अब बहुत अच्छे से ये कोड चल जाएगा। आपका बीन ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, और आपके बीन के अंदर अमित इंजेक्ट भी हो जाएगा। कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेरी? जल्दी फटाफट। क्लियर है? आगे बढ़ू? वेरी गुड। अब मैं इसी को करता हूं और एक बार कॉपी पेस्ट। ठीक है, चेंज क्या कर रहा हूं? चेंज ये कर रहा हूं, वॉच वेरी केयरफुली। चेंज ये कर रहा हूं कि अपन अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, बल्कि अपनी क्लास के अंदर, थोड़ा सा पैरामीटर टाइप बदलते हैं। और अब मैं नेम की जगह रख रहा हूं इंट रोल। चलेगा? नेम की जगह इंट रोल। ठीक है, अगर इंट रोल है तो कंस्ट्रक्टर भी इंटीजर पैरामीटर वाला होना चाहिए। तो यहां भी मैंने कह दिया इंट रोल। अंदर भी मैंने कह दिया दिस डॉट रोल इज इक्वल्स टू रोल। और यहां क्या लिख दिया मैंने? यहां मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टर इंट कॉल्ड। ठीक है, गेट नेम सेट नेम हट जाएंगे, इसकी जगह सेटर गेटर हमारे पास रोल के आ जाएंगे। तो मैं गया और रोल के बना दिए मैंने सेटर गेटर। ये भी क्लियर है ना? उसके बाद मैं गया अपने बीन एक्सएमएल में, और यहां मैंने वैल्यू इक्वल टू 101 लिख दिया। चलेगा? वैल्यू इक्वल टू 101 बिल्कुल चलेगा। है ना? ये मत सोचिएगा सर ये तो आपने डबल कोट में दिया है। ऑल्दो मैंने ये डबल कोट में दिया है, स्प्रिंग देखेगा कि यहाँ पैरामीटर टाइप इंट है, स्प्रिंग अपने आप इस 101 को इंट में कन्वर्ट करके पास कर देगा,
और इंटरनली वो यूज कर लेगा पारसाइन टी, जो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को इंट में। क्लियर है? वेरी गुड। तो अब अगर हम अपनी मेन क्लास रन करें तो हमारा ये इंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, है ना। और यहां हम लिख देंगे रोल इज एस डॉट गेट नेम की जगह एस डॉट गेट रोल। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये भी क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक तो पूछिए। ऑल गुड? चलिए अब आते हैं आज के लेक्चर के पहले चैलेंजिंग टास्क पे। अब मैं बनाता हूं इसी कोड का वर्जन 3, और वर्जन 3 में मैं क्लास में दे रहा हूं दो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक वो जो पैरामीटर में इंट लेगा, एक वो जो पैरामीटर में स्ट्रिंग लेगा। अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। दो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, एक इंट पैरामीटर वाला और दूसरा स्ट्रिंग पैरामीटर वाला। तो एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो पैरामीटर में नेम ले, एस आउट यहां भी लिख देते हैं, मैसेज यहां भी लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टर एस टी आर कॉल्ड। ठीक है, सेटर गेटर जैसे रोल के हैं ऐसे सेटर गेटर अपन बना देते हैं फॉर नेम ऑल्सो। सेलेक्ट, जनरेट, मेन में आकर दोनों को कॉल करके डिस्प्ले भी करवा देता हूं। तो मैं गया मेन में, यूज बीन्स में, यहां रोल नंबर भी प्रिंट करा दिया, नेम भी प्रिंट करा दिया। ठीक है, रोल इज दिस, नेम इज दिस, एस डॉट गेट रोल, एस डॉट गेट नेम। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा द वे आई एम राइटिंग मेन क्लास, सॉरी XML5, जिस तरह से मैं XML बना रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। XML मैं बिल्कुल सेम रख रहा हूं जो आपने पहले बनाई थी। कंस्ट्रक्टर आर्ग वैल्यू इक्वल टू 101। क्या होगा? क्लास में दो कंस्ट्रक्टर हैं, दोनों सिंगल पैरामीटराइज्ड हैं, एक का पैरामीटर इंट है, एक का पैरामीटर स्ट्रिंग है। मैं यहां से 101 पास कर रहा हूं। स्प्रिंग क्या करेगा? धीरज को लग रहा है स्प्रिंग एक्सेप्शन देगा, फूल सागर को लग रहा है इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए, ऋषिकेत को लग रहा है नो, अभिनव को लग रहा है एम्बिग्विटी, ऋषिकेत को भी लग रहा है इंटीजर वाला चलेगा। वेरी गुड। और बाकी लोग? अभिषेक को लग रहा है एक्सेप्शन आएगी। और बाकी लोगों का भी जवाब चाहिए मुझे। बी इंटरैक्टिव प्लीज, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। सुमित को भी लग रहा है एक्सेप्शन है, दिव्यराज को लग रहा है इंट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, रफीउल को भी लग रहा है इंट वाला ही चलना चाहिए। वेरी गुड। बाकी लोग? जगमीत का कोई जवाब नहीं है, भूमिका का कोई भूमिका, जगमीत का कहना है सेम डेटा टाइप वाला चलेगा। जगमीत ये तो राजनीतिक जवाब हो गया, पॉलिटिकल आंसर हो गया। एग्जैक्ट बताओ कौन सा चलेगा? सेम डेटा टाइप क्या होता है? इंट वाला चलेगा कि स्ट्रिंग वाला चलेगा कि कोई नहीं चलेगा? मौसम को लग रहा है इंट वाला चलेगा, राहुल को लग रहा है एक्सेप्शन है, राज को लग रहा है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड बिल्कुल परफेक्ट है, साक्षी को लग रहा है एक्सेप्शन है, राज को लग रहा है दोनों चल जाएंगे। वेरी गुड राज। एक ऑब्जेक्ट के लिए दो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं जावा में, ऐसा होता है? सर ये तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग होगी। हाँ हो गई। दोबारा एक्सएमएल फाइल दिखाऊं? ये रही एक्सएमएल फाइल। श्रेया को लग रहा है एक्सेप्शन आएगी, और भूमिका को क्या लग रहा था? भूमिका को लग रहा है इंट वाला चलेगा। अनफॉर्चुनेटली पूरी क्लास गलत है, अनफॉर्चुनेटली पूरी क्लास गलत है। जितने भी आपने प्रिडिक्ट करे हैं उसमें से एक भी आंसर नहीं होगा। यस जगमीत, होगा ये कि जब स्प्रिंग ये देखेगा कि आप डबल कोट में 101 दे रहे हैं और उसके पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने वाला कंस्ट्रक्टर मौजूद है, तो वो 101 को स्ट्रिंग में पास कर देगा। और स्टूडेंट का नाम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट का नाम 101 हो जाएगा। और स्टूडेंट का रोल नंबर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट का रोल नंबर डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट हो जाएगा। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। राइट? इसका मतलब आज से एक नया स्लोगन याद रखना,
आज से एक नया स्लोगन याद रखना। और वो नया स्लोगन क्या है? वो नया स्लोगन है स्प्रिंग लव्स स्ट्रिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। स्प्रिंग लव्स स्ट्रिंग। स्प्रिंग को स्ट्रिंग पसंद है। गॉट इट? यानी सारे कंस्ट्रक्टर के बीच में अगर चुनना पड़े तो स्प्रिंग किसको चुनेगा? सारे कंस्ट्रक्टर्स के बीच में अगर चुनना पड़े तो वो चुनेगा स्ट्रिंग वाले को। और कारण सिंपल है, स्ट्रिंग वाले को इसलिए चुनेगा क्योंकि अगर वो इसको चूज करता है तो उसे क्या नहीं करना पड़ेगा? उसे टाइप कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भले ही आपको आउटपुट नॉनसेंस मिले, बट स्प्रिंग तो अपना काम कर लेगा और इस वाले कंस्ट्रक्टर को सेलेक्ट कर लेगा। इसका जवाब आउटपुट में आपको दिखेगा। देखा? क्लियर हुआ? तो आज के लेक्चर का दूसरा इंपॉर्टेंट टेक अवे, कि अगर आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग ले रहा है और स्प्रिंग में आपने कुछ भी पास करा जो स्ट्रिंग नहीं है, तो भी कंपाइलर उसी को चूज करेगा। बट वी कैन फोर्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट। इसीलिए तो हमारी मदद टाइप एट्रीब्यूट करेगा ऋषिकेत। वो दो एट्रीब्यूट बचे हैं ना, टाइप और इंडेक्स। वो ऐसी स्थिति में तो आपकी मदद करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब जरा जल्दी से पढ़ लीजिए, जो हुआ वो क्यों हुआ। पढ़िए, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख दिया है। आप पढ़िए। यही हुआ ना हमारे साथ, हमने 101 पास करा फिर भी स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रक्टर चला। क्यों चला? इसलिए चला क्योंकि जो स्प्रिंग कंटेनर है वो स्ट्रिंग पैरामीटर को बाय डिफॉल्ट प्रेफर करता है। क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू डबल कोट में है तो वो तो स्ट्रिंग ही है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है। तो वो ये एज्यूम कर रहा है कि 101 भी एक स्ट्रिंग है ना। उसे लॉजिक तो आता नहीं है कि 101 किसी का नाम कैसे हो सकता है। उसको तो लग रहा है डबल कोट में आने वाली हर चीज स्ट्रिंग है, तो उसने स्ट्रिंग पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को चूज कर लिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो एट्रीब्यूट जो अभी तक हम इग्नोर कर रहे थे। क्या नाम है उस एट्रीब्यूट का? उस एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। ठीक है, तो अब अगर इस कोड को सुधारना है तो कहां चेंज आएगा, जावा कोड में कि एक्सएमएल कोड में? तो जवाब है एक्सएमएल में चेंज आएगा। जावा कोड अपनी जगह परफेक्ट है। क्या लिखेंगे एक्सएमएल में? अपन लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू, और आप गाइड करिए स्प्रिंग को कि भाई साहब वो चुनना जिसकी पैरामीटर टाइप कौन है, जिसकी पैरामीटर टाइप इंट है। अब जब आप इतना फोर्स कर रहे हो स्प्रिंग को, इतना गाइडेंस दे रहे हो, तब स्प्रिंग अपना वो जो डिफॉल्ट प्रेफरेंस है उसे नहीं यूज करेगा। अब स्प्रिंग को स्ट्रिंग पसंद है वाला रूल नहीं लगेगा। अब स्प्रिंग वो कॉल करेगा जो आपकी गाइडेंस के अनुसार मैच कर रहा है। इज दिस क्लियर? गुड। तो अब नाम क्या आएगा? नाम क्या आएगा? नाम नल आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। रोल नंबर आ जाएगा 101। ऑल गुड? बहुत बढ़िया। तो ये हुआ आज के लेक्चर में, दो इंपॉर्टेंट बातें आपने समझी। नंबर वन, अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो कंस्ट्रक्टर आर्ग लगाना पड़ेगा। हाँ, कंस्ट्रक्टर आर्ग लगाना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर स्ट्रिंग है तो स्प्रिंग खुद ही उस स्ट्रिंग वाले को चूज कर लेगा। अगर कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर स्ट्रिंग के अलावा कुछ और है, साथ में स्ट्रिंग भी है, तो भी स्प्रिंग स्ट्रिंग को चूज करेगा। तुम्हें दूसरे वाले को चूज करवाना है तो यूज करो टाइप। यहां तक ये हमारे कंक्लूजन निकले हैं। ये सारे कंक्लूजन क्लियर हैं? वेरी गुड। अब बात करते हैं तब क्या होगा जब कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा आर्गुमेंट लेगा। क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचें तो होना तो ये चाहिए ना कि क्लास में एक कंस्ट्रक्टर ऐसा हो जो दोनों को इनिशियलाइज करे। एम आई राइट? क्योंकि मैं ऐसा थोड़ी चाहूंगा कि रोल करूं नेम ना करूं, नेम करूं रोल ना करूं। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बने तो उसका नाम भी सेट हो और उसका रोल नंबर भी सेट हो। हाँ के ना? है ना? ठीक है, तो अब अपन ये ट्राई करते हैं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस कोड। क्या करेंगे नेक्स्ट वर्जन में? नेक्स्ट वर्जन में अपन अपनी बीन क्लास में चलते हैं और एक की जगह बनाते हैं दो कंस्ट्रक्टर। सॉरी, एक पैरामीटर की जगह दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो एक पैरामीटर मैंने ले लिया रोल, एक पैरामीटर मैंने ले लिया नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने रख दिया इंट एसटीआर कंस्ट्रक्टर। ओके, दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक, इसको मैंने हटा दिया। गेट रोल और गेट नेम पहले से हैं, उनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लास क्लियर है आपको? क्या आपको ये क्लास क्लियर है, समझ आ रही है? ऑल गुड, ऑल क्लियर? चला जाए आगे।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब करते हैं एक्सएमएल फाइल को एनालाइज। ये हमारी एक्सएमएल है, ठीक है। एक्सएमएल में मैंने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर आर दिया है। विल इट वर्क? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऋषिकेत। मैंने कहा था अगर कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर ले रहा है तो कंस्ट्रक्टर आर भी दो देने पड़ेंगे। डिड आई से दिस? यस, आई सेड दिस। और अब आप देखो, चलाओ आप, मत पास करो सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर आर। लुक, कंपाइलर क्या कह रहा है, कंप्लीट क्या कर रहा है, सॉरी कंपाइलर नहीं, स्प्रिंग क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं मिल रहा जो पैरामीटर में एक आर्गुमेंट ले रहा हो। पूछ रहा है आर्गुमेंट सही भेजे हैं तुमने, वैल्यू सही पास करी है? तो ये मेरी गलती है एज अ डेवलपर कि मैं यहां पर सेकंड कंस्ट्रक्टर आर भूल रहा हूं। तो अब मैं इसको कॉपी करके अगर पेस्ट कर दूं और यहां पर लिख दूं मैं वैल्यू इक्वल टू अमित, टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग, विल इट वर्क नाउ? विल इट वर्क नाउ? यस, इट विल वर्क। अब स्प्रिंग को समझ में आ रहा है कि दो कंस्ट्रक्टर आर मतलब वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जो दो पैरामीटर ले रहा है। ये भी क्लियर है ना? अब अगला क्वेश्चन, अब क्या होगा अगर मैं दोनों में से टाइप उड़ा दूं? क्या कहते हो? ओवरराइड? यस फुल सागर। दिक्कत इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि अमित विल गेट प्रिंटेड नहीं, जैसा चलना है वैसा ही चलेगा। जैसा चलना चाहिए वैसा ही चलेगा। क्यों वैसा क्यों चलेगा? अब आप बताइए, आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर हैं कितने? एक ही है। जब एक ही कंस्ट्रक्टर है और आप बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, समझिएगा, आप ऑर्डर प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। क्या इस कंस्ट्रक्टर का पहला आर्गुमेंट इंट है? हाँ। जो आपने पास करा है क्या वो इंट में कन्वर्टेबल है? हाँ। जो सेकंड आर्गुमेंट है वो स्ट्रिंग है? हाँ। और आपके कंस्ट्रक्टर का भी सेकंड आर्गुमेंट स्ट्रिंग है? हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोड वैसे ही काम करेगा जैसे करना चाहिए। देखिए, कर रहा है, विदाउट टाइप चल रहा है। यस। अब करते हैं अगला वर्जन डिजाइन। अब मैंने इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, और अब क्या करा मैंने, मैंने सिर्फ एक्सएमएल में जाकर छोटा सा एक चेंज करा। क्या चेंज करा? इनके ऑर्डर को बदल दिया मैंने। इनके ऑर्डर को मैंने बदल दिया। पहले क्या भेज दिया? पहले भेज दिया मैंने अमित। फिर क्या भेज दिया मैंने? फिर मैंने भेज दिया 101। क्लियर? पहले अमित भेज दिया, फिर मैंने 101 भेज दिया। अब चलेगा? क्या अब ये कोड काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अब आप जब यहां से अमित पास करेंगे, ये अमित किस में जाकर कॉपी होगा? ये अमित जाकर कॉपी होगा इंट में, है ना? फर्स्ट आर्गुमेंट है ना? और क्या अमित इंट बन सकता है? नहीं बन सकता है। कौन सी एक्सेप्शन आएगी अगर आपको जावा याद हो तो? टाइप मिसमैच एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बेटा, टाइप कास्टिंग नहीं ऋषिकेत, एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। जब आप किसी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करते हैं और वो कन्वर्टेबल नहीं होता है तो जावा थ्रो करती है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। मैंने कहा ना कि स्प्रिंग इंटरनली पार्स आईएनटी यूज करेगा। पार्स आईएनटी क्या बोलता है? पार्स आईएनटी बोलता है तुम मुझे अगर कोई स्ट्रिंग दोगे और वो स्ट्रिंग इंट नहीं बन पाई तो आई एम गोइंग टू थ्रो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। वही तो होगा आपके कोड में। आई होप मेरी बात समझ आ रही है ना? वेरी गुड। तो अब क्या करें? अब अगर अपन इस कोड को रन करेंगे, चेक करिए, कोड इज गोइंग टू थ्रो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। जो मेन एक्सेप्शन आएगी वो स्प्रिंग की एक्सेप्शन आएगी, गॉट इट? लेकिन उसके अंदर जो एक्सेप्शन होगी वो नंबर फॉर्मेट होगी। सबसे पहले स्प्रिंग की एक्सेप्शन का नाम बताइए क्या है? स्प्रिंग की एक्सेप्शन का नाम क्या है? तो स्प्रिंग की एक्सेप्शन का नाम है अनसैटिस्फाइड डिपेंडेंसी। समझ आ रहा है ना? और हमारे एक्चुअल में जो एक्सेप्शन है वो ये है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन,
जो नहीं चलेगी, जो आ रही है जनरेट हो रही है, क्योंकि अमित किसमें कन्वर्टेबल नहीं है, अमित इंटीजर में कन्वर्टेबल नहीं है। तो अब हमारी हेल्प कौन करेगा, अब हमारी हेल्प करेगा टाइप एट्रीब्यूट। तो अब आपको यहां क्लियरली बोलना पड़ेगा कि ये टाइप क्या है, ये टाइप स्ट्रिंग है, और दूसरा वाला टाइप क्या है, दूसरा वाला टाइप इंट है। अब कहीं जाकर स्प्रिंग को समझ में आएगा कि वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जो पैरामीटर में स्ट्रिंग और इंट ले रहा है। क्लियर हुआ? अब चलाइए, थिंग्स विल वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। ऑल गुड, ऑल क्लियर? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? व्हाट हैपेंस इफ यू रिमूव टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग? किसमें, कहां पर? तो पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना, पहला वाला तो स्ट्रिंग में कन्वर्टेबल हो ही जाएगा। मेन प्रॉब्लम तो इसके साथ है, इसको देना पड़ेगा टाइप इक्वल टू इंट। क्लियर? चले आगे। चलिए अब लेते हैं अगला इंटरेस्टिंग केस। अब मैं क्लास में देता हूं दो कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दोनों पैरामीटराइज्ड होंगे। फाइन। पहला कंस्ट्रक्टर मैंने क्लास में यही वाला रखा जो हमारे पास है, जो पैरामीटर में ले रहा है रोल और नेम। एक कंस्ट्रक्टर और बनाया मैंने, ठीक, वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में ले रहा है दो स्ट्रिंग्स, ठीक है, एक है एफ नेम, एक है एल नेम। ठीक, यहां लिखा मैंने एस टी आर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, रोल नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 कर दी मैंने, और यहां मैंने कह दिया एफ नेम प्लस एम्प्टी स्पेस प्लस एल नेम। समझ आ रहा है? कितने कंस्ट्रक्टर है क्लास में? मेरी तरफ से क्लास में दो कंस्ट्रक्टर हैं, दोनों कितने पैरामीटर ले रहे हैं, दोनों दो पैरामीटर ले रहे हैं। क्लियर है? एक्सएमएल है मेरे पास, ये एक्सएमएल है, एक्सएमएल में मैंने टाइप उड़ा दिया है, एक्सएमएल में मैंने टाइप उड़ा दिया है, लेकिन मैंने ऑर्डर मेंटेन करा है। मैंने पहले इंटी भेजा और फिर स्ट्रिंग भेजा। ध्यान दीजिएगा, मैंने टाइप हटा दिया है पर मैंने ऑर्डर मेंटेन करा है। मैंने पहले इंट भेजा, मतलब 101 भेजा जो इंट में कन्वर्टेबल है, और फिर मैंने अमित भेजा। कंस्ट्रक्टर ये दो हैं। क्या लग रहा है स्प्रिंग क्या करेगा? वेरी गुड ऋषिकेश, यू गॉट इट राइट दिस टाइम। सेकेंड वाला कॉल होगा, कारण वही पुराना है, स्प्रिंग लव्स स्ट्रिंग। समझ आ रहा है? स्प्रिंग लव्स स्ट्रिंग। भले ही आपने फर्स्ट पैरामीटर या फर्स्ट कंस्ट्रक्टर आर्ग ऐसा दिया है जो इंट में कन्वर्टेबल है, पर इंट में कन्वर्टेबल तो तब है ना जब स्प्रिंग इंट वाला चूज करे। स्प्रिंग इंट वाले पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो महाकंजूस, उसे दिख रहा है कि ये स्ट्रिंग ले रहा है तो मैं इसी को चूज कर लूं। इज दिस क्लियर? आर यू एबल टू गेट दिस? तो अब देखिए कौन कॉल होगा। अब आप अगर रन करेंगे तो कॉल हो जाएगा एस टी आर वाला कंस्ट्रक्टर। रोल नंबर में आ जाएगा 0, नाम बड़ा विचित्र 101 अमित हो जाएगा। नाम 101 अमित क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये वैल्यू गई एफ नेम में, ये गई एल नेम में, और आपने एफ नेम और एल नेम को प्लस से कंकैटिनेट करा है। एफ नेम में आ रहा है 101, एल नेम में आ रहा है अमित, पूरा नाम बन गया 101 अमित। हुआ क्लियर? वेरी गुड। तो अब ऐसा क्या करें कि जो हम चाह रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए? ऐसा क्या करें कि जो हम चाह रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए? तो जवाब है, ऐसा करने के लिए सहारा लीजिए किसका? ऐसा करने के लिए सहारा लीजिए टाइप का। कहिए टाइप इक्वल टू इंट, टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग। गॉट इट? जब आप इतना क्लियरली स्प्रिंग को बोलेंगे तो फिर स्प्रिंग को आपसे शिकायत नहीं रहेगी। अब स्प्रिंग अपना दिमाग नहीं चलाएगा, अब वो आपकी गाइडेंस पे चलेगा। और क्या आएगा? रोल नंबर और नेम। रोल नंबर 101 और नेम अमित। सिंपल। ये भी क्लियर? चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले को इंट बोल दिया है ना अभिषेक, जब हम फर्स्ट वाले को इंट दे ही रहे हैं तो सेकंड वाले को स्ट्रिंग मत दो। चलें आगे। ओके।
अब आते हैं अगले केस पे। अब क्लास बदल रहा हूं मैं और पैरामीटर्स भी बदल रहा हूं। नाउ वी आर टेकिंग ईएमपी क्लास। ठीक। इन आर ईएमपी क्लास वी आर हैविंग a member called string name. Okay. We have a member called designation, यानी कि post, and we have a member called salary. क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल क्लियर है? ठीक है। क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर दिया जो पैरामीटर में नेम और डेजिग्नेशन ले रहा है, यानी कि दो आर्गुमेंट ले रहा है, सैलरी नहीं ले रहा है, और इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है। यहां मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टर, कौन सा वाला? एस टी आर कॉल्ड। ठीक है। फिर मैंने क्लास के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो पैरामीटर में डेजिग्नेशन और सैलरी ले रहा है, डेजिग्नेशन ले रहा है, ध्यान दीजिएगा, और सैलरी ले रहा है। ठीक है। फ्लोट, अंदर नेम में नल रहेगा, इनिशियलाइज दो चीजें कर रहा है, डेजिग्नेशन और सैलरी। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कौन सा है? कंस्ट्रक्टर मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग फ्लोट कॉल्ड। दोनों कंस्ट्रक्टर क्लियर है? एक तीसरा कंस्ट्रक्टर भी बना रहा हूं। ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में फ्लोट ले रहा है और स्ट्रिंग ले रहा है, और ये स्ट्रिंग नेम है, तो दिस डॉट नेम में नेम डाल रहा है और दिस डॉट सेल में सेल डाल रहा है। कंस्ट्रक्टर कौन सा चल रहा है? कंस्ट्रक्टर चल रहा है फ्लोट एसटीआर वाला, फ्लोट डैश एसटीआर। ये भी क्लियर है? तीनों कंस्ट्रक्टर क्लियर, समझ आ रहा है? क्लास के अंदर एक मैंने मेथड बना दिया है डिस्प्ले। ठीक है। रादर देन गेटर्स और सेटर्स मैंने डिस्प्ले बना दिया है। डिस्प्ले को मैंने कहा है वो प्रिंट करे नेम। गुड। तो ये नेम प्रिंट हो गया। डिस्प्ले को मैंने कहा है वो प्रिंट करे डेजिग्नेशन, तो ये डेजिग्नेशन प्रिंट हो गया। डिस्प्ले को मैंने कहा है वो प्रिंट करे सैलरी, तो ये सैल प्रिंट होगी। यहां तक बढ़िया है, समझ आ रहा है? ठीक है। अब एक्सएमएल देखिए, सारा खेल एक्सएमएल का है। ये है हमारी एक्सएमएल। क्लास का नाम है स्टूडेंट की जगह ईएमपी, आईडी मैंने इसको दे दी है ईएमपी ओबीजे1, और कंस्ट्रक्टर आर्ग में मैंने पास करा है वैल्यू में 10,000, टाइप नहीं दे रहा हूं। ठीक है। और दूसरा मैंने पास करा है वैल्यू के अंदर सुमित। अगर अभी तक का लेक्चर क्लियर है तो बताइए स्प्रिंग की तरफ से क्या होगा। तब तक मैं बाकियों को डिलीट करता हूं। क्या लग रहा है? तो क्या होगा? स्प्रिंग किसको चूज करेगा? हमारे पास तो अब तीन तीन कंस्ट्रक्टर हैं। वेरी गुड। जैसा मैंने आपसे कहा, थर्ड वाले को चूज नहीं करेगा ऋषिकेत। अपन फिर मिस कर गए। जैसा मैंने आपसे कहा स्प्रिंग को स्ट्रिंग पसंद है, तो वो सबसे पहले इसको चूज कर लेगा, एस टी आर को। समझ रहे हैं? है ना? वो इतना सोचेगा ही नहीं कि उसे फ्लोट वाले में या इंटीजर वाले में जाना है। उसका दिमाग कहेगा स्ट्रिंग वाले में जाना है, क्योंकि दोनों पैरामीटर स्ट्रिंग वाले हैं। ठीक। तो पहले इतना बिहेवियर देखो। तो अगर मैंने कहा ईएमपी इज इक्वल्स टू कंटेनर डॉट गेट बीन, और इस गेट बीन में मैंने कहा ईएमपी डॉट क्लास, और फिर मैंने कहा ईएमपी डॉट डिस्प्ले। गेटर सेटर तो कुछ है नहीं, तो मैंने सीधे कॉल करा डिस्प्ले। अब अगर मैंने इस कोड को रन करा, एज यू कैन सी स्प्रिंग ने चूज करा एस टी आर। सही है? और ऐसा क्यों हुआ ये भी समझ आ रहा है सबको? और नाम में 10,000 क्यों चला गया? नाम में 10,000 इसलिए चला गया क्योंकि नाम
एज फर्स्ट वैल्यू आप पास कर रहे हैं। पास कुछ भी आप करें, जाना उसको नेम में है, क्योंकि पहला पैरामीटर नेम है, तो नेम में 10,000 आ गया, डेजिग्नेशन के अंदर सुमित आ गया, उल्टा पुल्टा हो गया सब, सैलरी हो गई 0। सही है, जल्दी जल्दी जल्दी, सही है, वेरी गुड। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जो पैरामीटर में फ्लोट ले रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा क्या यहां? तो आपका जवाब होगा हाँ, करना पड़ेगा। हमें एटलीस्ट पहले वाले के साथ टाइप लगाना पड़ेगा, और टाइप में कहना पड़ेगा फ्लोट, कहना पड़ेगा, यस कहना पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा कि इस 10,000 को 10,000.0 भी तो बनाना पड़ेगा। वो तब बनाना पड़ता है जब आप मैनुअली फ्लोट के अंदर कुछ वैल्यू दे रहे हैं। यहां तो स्प्रिंग करेगा ना इसको कन्वर्ट फ्लोट में। तो जब स्प्रिंग इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा तो किसे कॉल करेगा? जब स्प्रिंग इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा तो पार्स फ्लोट को कॉल करेगा। पार्स फ्लोट को कॉल करेगा क्योंकि आपके कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर फ्लोट है, डबल को कॉल नहीं करेगा, पार्स फ्लोट को कॉल करेगा। और पार्स फ्लोट तो इसको फ्लोट ही बना के देगा ना, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम 0.0 वाली नहीं आएगी। वो तब आती है जब आप डायरेक्टली जावा कोड के अंदर किसी फ्लोट में कोई पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो अब फ्लोट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फ्लोट एसटीआर वाला। यस, अब फ्लोट एसटीआर वाला कॉल होगा, होना भी चाहिए। सही है, ठीक है। अब आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं। अब मैंने इस कोड का नेक्स्ट वर्जन बनाया। नेक्स्ट वर्जन में मैंने कोई एक्सएमएल में चेंज नहीं करा, कोई जावा कोड नहीं बदला, सिर्फ एक चीज करी। क्या करा? कंस्ट्रक्टर्स का ऑर्डर बदल दिया मैंने। ऑर्डर बदल दिया मतलब ये जो लास्ट वाला है ना, इसको पहले ले आया मैं, ऐसे कर दिया मैंने। क्लियर है? ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स को मैंने स्वैप करा है। एम आई राइट? है ना? वेरी गुड। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? तो आपका जवाब होगा सिर्फ वही होना चाहिए जो पहले हो रहा था। हमने साफ साफ बोला है टाइप इज फ्लोट। तो जब हमने बोला है टाइप इज फ्लोट, तो क्या कॉल होगा? यही वाला कॉल होगा जिसका पहला पैरामीटर फ्लोट है। सही कहा मैंने, है ना? फ्लोट एसटीआर वाला ही कॉल होना चाहिए। देखिए, है कुछ उल्टा सीधा बिहेवियर। ये क्या बात हुई? एसटीआर फ्लोट चूज कर लिया उसने, हमारे तो टाइप भी दी है हमने, तो यहां कंस्ट्रक्टर भी है जिसका पहला आर्गुमेंट फ्लोट है। ये क्या गड़बड़ हो रहा है इंटरेस्टिंग। आप समझिए क्यों है, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। पढ़िए, मुझे भी समझाइए, आराम से पढ़िएगा। जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपने कभी नहीं देखा है जावा में। ये स्प्रिंग की खासियत है। पढ़िए। आराम से पढ़ो। हाँ जी, थोड़ा बहुत क्या समझ आया? क्या गट वैस यस ऋषिकेत, एक्चुअल में हो ये रहा है कि जब आपकी क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स हैं और आपने स्प्रिंग को ये बोला हुआ है कि स्ट्रिंग वाला चूज नहीं करना है, वो चूज करना है जैसा मैं गाइड करूं, तो एक्चुअल में स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग एक क्लास की मदद लेता है। दिख रही है आपको एक क्लास? इस क्लास का नाम है कंस्ट्रक्टर रिजॉल्वर। ये एक बिल्ट इन क्लास है। इस क्लास को आपकी क्लास का नाम पास करता है। क्या नाम है आपकी क्लास का? एम्प्लॉय। और स्प्रिंग इसको बोलता है जरा मेरे को इसके सारे कंस्ट्रक्टर लाकर दो तो। और फिर जो भी कंस्ट्रक्टर की लिस्ट कंस्ट्रक्टर रिजॉल्वर रिटर्न करता है, उसमें से जो भी पहला बेस्ट मैच मिल गया, पहला बेस्ट मैच मिल गया, स्प्रिंग उसको उठा लेता है। स्प्रिंग उसको उठा लेता है। और आपने नोटिस करा होगा ये लिस्ट लास्ट टू फर्स्ट जारी है। क्योंकि ये लिस्ट लास्ट टू फर्स्ट जारी है, तो इस बार नीचे ये वाला कंस्ट्रक्टर है। नीचे ये वाला कंस्ट्रक्टर है। नहीं ऋषिकेत, ऐसा नहीं है। आप समझे नहीं, मैंने कहा ये लिस्ट लास्ट टू फर्स्ट जा रही है। आर यू गेटिंग दैट? अगर ये लिस्ट लास्ट टू फर्स्ट जा रही है तो यही वाला कंस्ट्रक्टर है ना? हाँ।
अगर मैंने इसके नीचे एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया या इस कंस्ट्रक्टर की जगह बदल दी, क्या आउटपुट फिर रैंडम हो जाएगा? हो जाएगा ना। इसलिए स्प्रिंग के भरोसे कभी मत रहिए। आप हमेशा टाइप के साथ एक और एट्रीब्यूट यूज करिए जो स्प्रिंग को किसी तरह का कंफ्यूजन देगा ही नहीं। और उस एट्रीब्यूट का नाम आपने गेस कर ही लिया होगा। उस एट्रीब्यूट का नाम है इंडेक्स। अगर आप स्प्रिंग को स्प्रिंग के भरोसे छोड़ देंगे तो फिर तैयार रहिएगा, वो कुछ भी उठा के ले आएगा जो उसको रैंडमली आपकी क्लास के अंदर बेस्ट मैच मिला। तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरीके के एबनॉर्मल बिहेवियर्स हों, हम भेज पहला फ्लोट रहे हैं दूसरा स्ट्रिंग रहे हैं, पर स्प्रिंग कॉल कर रहा है स्ट्रिंग और फ्लोट वाला कंस्ट्रक्टर, तो ये तो बहुत अजीब बात है, तो कुछ भी करे जा रहा है अपने मन से। तो इसको रोकने के लिए बेस्ट है कि जब आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो तो एक एट्रीब्यूट और ऐड कर दें। और वो एट्रीब्यूट कौन है? वो एट्रीब्यूट इंडेक्स है। इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है जावा में? जीरो से। स्प्रिंग में भी स्टार्ट होती है फ्रॉम जीरो। अब अगर आपको लग रहा है सर अब ये लाइन क्या कह रही है स्प्रिंग को, तो ये लाइन स्प्रिंग को अब ये बोल रही है कि अब वो कंस्ट्रक्टर चूज करना जिसका पहला आर्गुमेंट यानी आर्गुमेंट नंबर जीरो किस डेटा टाइप का हो? फ्लोट डेटा टाइप का हो। अब आप मुझे बताइए आपके इन तीनों कंस्ट्रक्टर में कौन है जिसका पहला आर्गुमेंट फ्लोट है, फर्स्ट सेकंड के थर्ड? तो जवाब है सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर, यही वाला है ना। तो स्प्रिंग अब इसको चूज करेगा, फिर ये कहीं भी हो, फिर ये कहीं भी हो, टॉप पे हो, बीच में हो, बॉटम पे हो, कहीं भी हो। यस, ये कहीं भी हो, स्प्रिंग इसी को चूज करके ले आएगा और आपको प्रॉपर इनिशियलाइजेशन देगा। सही है, डेजिग्नेशन नल होना ही चाहिए क्योंकि आपने पास दो ही चीजें तो करी हैं, एक सैलरी और एक नाम। क्लियर? इसलिए इंडेक्स और टाइप दोनों यूज करिए, लेकिन ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अगर आपको लग रहा है सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, टेंशन मत लीजिएगा, हम एक्सएमएल यूज करने ही नहीं वाले हैं। हम इन सब को किससे कराएंगे हैंडल? हम इन सब को कराएंगे हैंडल एनोटेशन से, है ना। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा इसको याद कैसे रखें सर, याद रखना ही नहीं है ना। ये सब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये स्प्रिंग कोर का पार्ट है और कभी आप किसी कंपनी में लेगेसी प्रोजेक्ट में काम करो तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। बाकी आज की डेट में एक्सएमएल से कोई ये सब काम नहीं कराता। इन सब कामों के लिए हम यूज करेंगे एनोटेशन। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, स्प्रिंग ने अगला कंस्ट्रक्टर तो उठाया ही नहीं ना जगमीत। जो उसे पहला कंस्ट्रक्टर मिल गया जो आपके पैरामीटर्स के साथ मैच हो रहा है वो उसको चूज कर लेगा। तो अब आप सोचिए जो कंस्ट्रक्टर रिजॉल्वर है उसने स्प्रिंग को ये वाला कंस्ट्रक्टर दिया कि भाई मेरे पास तीन कंस्ट्रक्टर है, लो ये पहला लो, देखो जरा तुम्हारे साथ मैच हो रहा है। स्प्रिंग ने क्या सोचा, हाँ मैच तो हो रहा है, टाइप अगर फ्लोट है तो मैं फ्लोट यहां भेज तो सकता हूं। इतना उसने दिमाग लगा लिया कि सेकंड आर्गुमेंट अगर फ्लोट है तो मैं सेकंड आर्गुमेंट को कन्वर्ट कर दूंगा, फर्स्ट आर्गुमेंट में स्ट्रिंग पास कर दूंगा। आ रहा है समझ? ये स्प्रिंग की अपनी इंटरनल वर्किंग है जगमीत, इस पे हम लोग क्वेश्चंस रेज नहीं कर सकते। और तो और एक और नई बात सुनो, अभी हम कौन सा स्प्रिंग का वर्जन यूज कर रहे हैं? 5 यूज कर रहे हैं हम, 6 यूज नहीं कर रहे हैं। याद होगा आपको, हमने अपना लाइब्रेरी चेंज ही नहीं करी है तब से, है ना। हम 5 यूज कर रहे हैं। स्प्रिंग के वर्जन 6 में ये सिलेक्शन फिर चेंज हो गया है। वर्जन 5 में नीचे से चूज हो रहा है ना, वर्जन 6 में ऊपर से उठा के लाता है वो। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए ये सोचना यूजलेस है, टाइम वेस्ट है कि उसने ऐसा क्यों करा। क्यों का जवाब है ही नहीं खुद हमारे पास भी। सब कुछ कंस्ट्रक्टर रिजॉल्वर क्लास की मदद से हो रहा है एंड थिंग्स आर गेटिंग सेलेक्टेड प्रिटी रैंडमली। ओके, सो इट्स बेटर आप कोई एजम्पशंस पे ना जाएं, आप पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें। आपको जो चाहिए उसके लिए इंडेक्स और टाइप दोनों यूज करें। इंडेक्स इंडेक्स इज नथिंग, इंडेक्स ये बता रहा है कौन सी पोजीशन पे उसको टाइप देखनी है। अभी तक आप जब टाइप लिख रहे थे टाइप इक्वल टू फ्लोट तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने पहला कंस्ट्रक्टर आर्ग दिया है तो स्प्रिंग इसको पहले वाले से ही मैच करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, वो तब इसको दूसरे से भी मैच कर लेगा जब उसको कंस्ट्रक्टर रिजॉल्वर से कंस्ट्रक्टर्स मिलने लगेंगे। पर जब आप कह रहे हो इंडेक्स इक्वल टू जीरो तो आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना जो दो शर्तें पूरी करे। शर्त नंबर एक, उसकी आर्गुमेंट टाइप क्या होनी चाहिए?
उसकी आर्गुमेंट आई फ्लोट होनी चाहिए। वो भी कौन सा आर्गुमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा? तो जवाब है पहला। तो पहला है तो हम जीरो क्यों दे रहे हैं? हम जीरो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इंडेक्स है ये, और इंडेक्स बिगिंस फ्रॉम जीरो। क्लियर? इंडेक्स टू और थ्री मिलेगा ही नहीं उसे। ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं मिलेगा जिसमें इंडेक्स टू पे आपने फ्लोट दिया हो। कहां है ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर? तो इंडेक्स कितने दे पाएंगे? उतने ही दे पाएंगे ना जितने वैलिड नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहां पर हैं। यहां पर हर एक के पास दो आर्गुमेंट है, तो वैलिड इंडेक्स जीरो और वन ही हुए ना। करके देखो, तो मिल जाएगा तुम्हारे सवाल का जवाब। लो, थ्री कर दिया मैंने पास। ठीक है, करो रन। देखो तो स्प्रिंग क्या कर रहा है। आ गई एक्सेप्शन। इतने आर्गुमेंट ही नहीं है ना तुम्हारे पास, कैसे ले लेगा वो? क्लियर? But sir, if I have parameterized constructor with three arguments, string, int, string, okay, and in XML I'm using constructor R three times, no defining type for first two, like string int, then how? इसलिए क्योंकि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स नहीं थे ना, मल्टीपल नहीं थे ना, एम्बिग्युइटी नहीं थी। यहां मल्टीपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एक ही कंस्ट्रक्टर है तो स्प्रिंग को सोचना पड़ेगा क्या कि इसे कॉल करूं कि ना करूं? बताओ। अगर एक ही कंस्ट्रक्टर है तो स्प्रिंग को इतनी टेंशन होगी क्या? नहीं होगी। स्प्रिंग को कंस्ट्रक्टर रिजॉल्वर की मदद तब लेनी पड़ेगी जब क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हैं और उनके पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम जा रहे हैं, जैसे एक इंट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इंट। नहीं हुआ क्लियर रजनी? माइक ऑन करूं? विच स्ट्रिंग वैल्यू गोज टू, अगर एक ही कंस्ट्रक्टर है तो टेंशन नहीं है ना। अगर एक ही कंस्ट्रक्टर है तो तुम्हारे कंस्ट्रक्टर आर्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सी स्ट्रिंग किस में जाएगी। तो अगर तुम्हारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसका पैरामीटर मान लो स्ट्रिंग इंट स्ट्रिंग है या इंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, तो फिर तुम्हारा कंस्ट्रक्टर आर्ट डिसाइड करेगा कि किस ऑर्डर में वो वैल्यूज पास होंगी। एज सिंपल एज दैट। और तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो तुम इंडेक्स ले लो। बिल्कुल अभिषेक, अगर आपके पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, अगर आपके पास सिर्फ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर आर्ग मेंशन करना जरूरी है। प्रॉपर्टी टैग मेंशन करो ना करो तुम्हारी मर्जी, कंस्ट्रक्टर आर्ग करना पड़ेगा अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है। क्लियर है? यस जगमीत। फिर जो जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स होंगे उसी ऑर्डर में तुम्हें अपना कंस्ट्रक्टर आर्ग देना पड़ेगा। ओके, क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। जी श्रेया, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी।